अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ महविश और आप देख रहे हैं कॉस्मोपॉलिटन। नाजरीन, मुल्क में सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 45.5% की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से IMF का एक हालिया बयान भी सामने आया है। IMF की जानिब से कहा गया है कि पाकिस्तान में पेट्रोल और खुराक महंगी होने से पाकिस्तान में माशी अदम इस्तेहकाम का खदशा है। नाजरीन, महंगाई का ये तूफ़ान अपनी जगह, लेकिन मुल्क में हालिया सैलाब की वजह से जो जानी और माली नुकसान हुआ है, उसके बाद तो यकीनन पाकिस्तान की मईशत पर बहुत दबाव पड़ेगा। लेकिन हालात जैसे भी हों, हमें उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कौमों की ज़िंदगी में अच्छे बुरे वक्त आते रहते हैं। हम इंशाअल्लाह इस बुरे वक्त से निपट कर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए बगैर देर किए अपने आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मैं आप तक पहुँचाऊँगी कराची से पूरे हफ्ते की ख़ास खबरें। लाहौर से सफ़र में मेरे साथ होंगी मनाहिल। जी मनाहिल, लाहौर से इस हफ्ते की ख़ास खबरें क्या हैं? शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ कॉस्मोपॉलिटन लाहौर के मुकम्मल अहवाल के साथ मनाहिल शेख। तो आइए चलते हैं पहले इस हफ्ते की अहम कॉस्मोपॉलिटन हेडलाइंस की जानिब। जनूबी पंजाब में सैलाब की तबाहकारियों का आंखों देखा हाल, जानेंगे अपने एंकर वकार मलिक से। मुतासरा इलाकों में मुख्तलिफ बीमारियां फैलने लगी, बच्चे और ख़वातीन शदीद मुतासिर। पंजाब के थिएटर आर्टिस्ट प्रोड्यूसर एसोसिएशन ने सूबे भर में सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी कैंप्स लगाने का ऐलान कर दिया। लाहौर से कराची ट्रेन ऑपरेशन बहाल ना हो सका, रेलवे को करोड़ों का नुकसान। पंजाब काबीना का 1 माह की तनख्वाह सैलाब मुतासरीन को देने का ऐलान। और इस्लामाबाद से सफ़र में मेरा साथ देंगी रज़िया खान। जी रज़िया खान, क्या हालात हैं इस्लामाबाद के? शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रज़िया खान और आपको आगाह करूँगी इस्लामाबाद में रोनुमा होने वाले अहम वाक़यात और ख़बरों से। तो आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। नेशनल फ्लड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन सेंटर का पहला इजलास में सैलाबी सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। पाकिस्तान शदीद सैलाबी सूरत हाल से मुतासिर, सैलाब मुतासरीन के लिए इस्लामाबाद में मुख्तलिफ इमदादी कैंप्स कायम। महंगाई मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। अगस्त में महंगाई की शरह 27.3% रिकॉर्ड। हालिया महंगाई का बोझ अब यूटिलिटी सारिफीन पर भी आने लगा। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी मुख्तलिफ ब्रांड्स की अशिया की कीमतों में इजाफा। बिजली सारिफीन के लिए अच्छी खबर, बिजली के बिलों में 300 यूनिट तक फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट चार्जेस ख़त्म। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने मनशियात कंट्रोल तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। गैर कानूनी मनशियात से मुतल्लिक जराइम के लिए मौत या उम्र कैद की सज़ा तजवीज़ की गई। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस का कॉम्बिंग ऑपरेशन। नादरा ने नादरा बाइकर सर्विस का आगाज़ कर दिया। इस्लामाबाद के बासियों के लिए अच्छी खबर, इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने नई ट्रेल 7 का इफ्तिताह कर दिया। लाहौर इस्लामाबाद की खास खबरें तो आपने जान ली। अब मैं कराची से आपको बताऊंगी इस हफ्ते की खास खबरें, लेकिन खबरों की तफसील से पहले जान लेते हैं उन खबरों की हेडलाइंस। कराची में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत PDMA का इजलास। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात हल करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाने की हिदायत। सिंध के वज़ीर रेवेन्यू मखदूम महबूबुज़्ज़मा मटियारी पहुँच गए, सैलाब से मुतासर अफराद से मुलाकात की। सिंध में बारिश और सैलाबी रेले अब तक सिंध के कितने शहरों को शदीद मुतासर कर चुके हैं, इस हवाले से मैं आपको तफसील से बताऊंगी। इस हफ्ते कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों में के इलेक्ट्रिक के खिलाफ शदीद मुजाहिरे हुए। मुजाहिरीन ने के इलेक्ट्रिक के दफ्तर में तोड़ फोड़ भी की। अमरीकी कौंसल जनरल निकोल टेरियो की मज़ार कायद पर हाजिरी, बानी पाकिस्तान को खिराज अकीदत पेश किया। जमात इस्लामी की बिला ताखीर बल्दियाती इंतखाबात कराने की दरख्वास्त, सिंध हाई कोर्ट ने मुतल्लिका इदारों को नोटिस जारी कर दिए। कराची के लिए ऑरेंज लाइन BRT मंसूबे की टेस्ट ड्राइव कामयाबी से मुकम्मल, वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन का ट्वीट। ज़मनी इलेक्शन से पहले सिंध पुलिस में तब्दीलियां, सूबाई इलेक्शन कमीशन ने IG सिंध को मरासला लिख दिया। IFBB एशियन चैंपियनशिप में शिरकत के लिए पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग टीम किर्गिस्तान पहुंच गई। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे इस खबर से कि कराची में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत PDMA का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना था कि इस वक्त सैलाब की वजह से लोग तकलीफ़ में हैं, यही वक्त है कि उनकी तकलीफ़ कम करने के लिए इक़दाम किए जाएँ। इजलास में वज़ीर आला सिंध ने मुतासरीन को सामान की तरसील तेज़ करने का हुक्म भी दिया।
वज़ीर आला का कहना था कि मुखय्यर हजरात और फलाही तंजीमों का शुक्रगुजार हूँ जो मुतासरीन की मदद के लिए मैदान में हैं। इजलास में DGPDM में सलमान शाह ने वज़ीर आला सिंध को बताया कि ऑर्डर किए गए खैमों में से 6000 खैमे रोज़ाना तैयार होकर आ रहे हैं। उन्होंने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को इस बात से भी आगाह किया कि सिंध हुकूमत 10 लाख खैमों का ऑर्डर दे चुकी है। सिंध के वज़ीर रेवेन्यू मखतूम महबूबुज़्ज़मान ने ज़िला मटियारी का दौरा किया और सैलाब मुतासर अफराद से मुलाकात की। सूबाई वज़ीर ने ज़िला इंतज़ामिया की सरगर्मियों का तफसीली जायज़ा भी लिया। मखतूम महबूबुज़्ज़मान ने न्यू सईदाबाद महरान के दोनों अतराफ कायम टेंट सिटी में मुतासरीन से मुलाकात की और उनके मसाइल मालूम किए। सूबाई वज़ीर ने मुतल्लिका इदारों को मुतासरीन के मसाइल फौरी हल करने के अहकामात भी जारी किए। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए सूबाई वज़ीर रेवेन्यू मखतूम महबूबुज़्ज़मान का कहना था कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी के हुक्म पर सैलाब मुतासरीन के मसाइल सुनने और हल करने आया हूँ। सूबाई वज़ीर रेवेन्यू का कहना था कि कुदरती आफत ने बड़ी तबाही मचा दी। मखतूम महबूबुज़्ज़मान का मज़ीद कहना था कि सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए बड़े वसाइल की ज़रूरत है। सिंध के वज़ीर रेवेन्यू मखतूम महबूबुज़्ज़मान का कहना था कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए सैलाब मुतासरीन के लिए फ़ी ख़ानदान 25,000 रुपये की किस्त जारी की गई है। सिंध में बारिश और सैलाबी रेले एक के बाद दूसरी तहसील को मुतासर करते जा रहे हैं। दादू में सैलाब का दबाव बरकरार, जबकि खैरपुर नाथन शाह शहर पानी में डूब गया है। मेहड़ और जोबी शहर के चारों तरफ भी पानी है। शहरों को बचाने के लिए रिंग बंद की मजबूती का काम जारी है। कौमी शाहराहों की बंदिश या मुतासर होने से इमदादी टीमों को भी मुतासरीन तक पहुँचने में मुश्किलात का सामना है। शहदाद कोट को बचाने के लिए शहर को मिलाने वाली शाहराह को 3 मकामात पर कट लगा दिए गए, जिससे अतराफ के 100 देहात ज़ेर आब आ गए। मटियारी के करीब रोहड़ी कैनाल का गेट चंडन मोरी के एक मकाम पर टूट गया, जिससे खैरपुर की तहसीलें कोट, डीजी और नाराब भी ज़ेर आब हैं। सैलाब से मुतासर इलाकों में मच्छरों की बहुतात और बीमारियां सर उठाने लगी हैं, जिसके बायस मुतासरीन की मुश्किलात भी बढ़ गई हैं। और अब यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगी बाकी खबरों की तफसील। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। इस हफ्ते कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों में शहरियों ने एक मरतबा फिर के इलेक्ट्रिक के खिलाफ मुजाहरा किया। इलाका मकीन बिजली के महंगे बिलों के खिलाफ मुसलसल सरापा एहतजाज हैं, लेकिन उनके मसाइल हल नहीं हो रहे। मुजाहिरीन का कहना था कि बिजली के बिल उनकी आमदनी से भी ज़्यादा हैं, जिन्हें अदा करने की उनमें सकत नहीं है। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ सरजानी टाउन, कोरंगी और नॉर्थ कराची समेत दीगर इलाकों में मुजाहरे किए गए। इलावा अजीज सरजानी टाउन में भी इलाका मुकीनों ने एहतजाज किया और के इलेक्ट्रिक के दफ्तर में दाखिल हो गए। इस दौरान नामालूम अफराद ने दफ्तर में तोड़ फोड़ की, अमलाक को नुकसान पहुंचाया और सामान को आग भी लगाई। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई और मुजाहिरीन को दफ्तर से बाहर निकाल दिया। इसी किस्म का मुजाहरा नॉर्थ कराची के इलाके में 4 के चौरंगी पर भी किया गया, जहाँ इलाका मकीन जमा हो गए। मुजाहिरीन ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और ओवर बिलिंग और बिजली की लोड शेडिंग के खात्मे का मुतालबा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि उनके इलाके में कई घंटे तक बिजली गायब रहती है और इस सिलसिले में जब मुताल्लिका हुक्काम से रुजू किया जाए तो कोई सुनवाई नहीं होती। इस हफ्ते कराची में तैनात अमरीकी कौंसल जनरल निकोल टेरियो ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर हाज़िरी दी और बानी पाकिस्तान को खिराज अकीदत पेश किया। कौंसल जनरल ने मज़ार कायद पर फूल चढ़ाए और मेहमानों के लिए रखी जाने वाली तासुराती किताब पर अमरीकी सफारत खाने की जानिब से अपने तासुरात भी दर्ज किए। कौंसल जनरल निकोल टेरियो ने किताब में लिखा कि मज़ार कायद का दौरा और बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना के अजीम विरसे को याद करते हुए खिराज अकीदत पेश करना बाइस फ़ख्र है। अमरीका बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना के मुत्तहद और जमहूरी पाकिस्तान के आला मकसद को निहायत एहतराम की निगाह से देखता है, जिसमें बराबरी, समाजी इंसाफ और माशी मौक़े मुयस्सर हों, और पाकिस्तान की बुनियादें उन्हीं इक़दार पर जुड़ी हुई थीं और यही इक़दार हमें यकसां अजीज़ हैं। कौंसल जनरल निकोल टेरियो ने पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान और कायद आज़म की हमशीरा मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना के मज़ारात पर भी हाज़िरी दी। कौंसल जनरल ने मुल्हिका म्यूज़ियम का दौरा भी किया और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ज़िंदगी से मुताल्लिक़ नवादरात की मद्दासराही की।
سندھ ہائی کورٹ نے جماعت اسلامی کی بلا تاخیر بلدیاتی انتخابات کرانے سے متعلق درخواست پر الیکشن کمیشن، چیف سیکریٹری سندھ اور محکمہ موسمیات کو نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جسٹس احمد علی شیخ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ کے روبرو جماعت اسلامی کی بلا تاخیر بلدیاتی الیکشن کرانے سے متعلق درخواست کی سماعت ہوئی۔ درخواست گزار کے وکیل عثمان فاروق ایڈوکیٹ نے موقف دیا کہ سندھ حکومت جان بوجھ کر حلقہ بندیوں کا عمل تاخیر کا شکار بنا رہی ہے۔ درخواست میں کہا گیا کہ MQM اور تحریک انصاف نے بلدیاتی الیکشن ملتوی کرانے کے لیے دباؤ ڈالا۔ بلدیاتی نظام نہ ہونے کی وجہ سے کراچی کا حال بدترین ہے۔ اس سلسلے میں عدالت میں درخواستیں دائر کی گئیں جو مسترد کر دی گئیں۔ عدالت نے الیکشن کمیشن، چیف سیکریٹری سندھ اور محکمہ موسمیات کو نوٹس جاری کر دیے۔ فریقین سے 16 ستمبر کو جواب طلب کر لیا ہے۔ وزیر ٹرانسپورٹ سندھ شرجیل انعام میمن نے کہا ہے کہ کراچی کے لیے اورنج لائن BRT منصوبے کی ٹیسٹ ڈرائیو کامیابی سے مکمل ہو گئی ہے۔ شرجیل میمن نے سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں کہا کہ اورنج لائن منصوبے کا آغاز 10 ستمبر سے ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ اورنج لائن بس منصوبہ مکمل طور پر سندھ حکومت کے فنڈ سے مکمل ہوا۔ اورنج لائن سے اورنگی، بنارس اور نارتھ ناظم آباد سمیت دیگر علاقوں کے شہریوں کو محفوظ سفری سہولت میسر آ جائے گی۔ الیکشن کمیشن سندھ نے سندھ پولیس میں تبادلوں اور تقرریوں کا نوٹس لیتے ہوئے IG سندھ کو مراسلہ ارسال کر دیا ہے۔ صوبائی الیکشن کمیشن نے مراسلے میں IG سندھ سے کہا ہے کہ ضمنی انتخابات تک نئی تقرریوں اور تبادلوں پر پابندی عائد ہے۔ صوبائی الیکشن کمیشن کے مطابق NA 246 میں 25 ستمبر کو ضمنی الیکشن ہے۔ IFBB ایشین چیمپئن شپ میں شرکت کے لیے پاکستان باڈی بلڈنگ ٹیم اس ہفتے کرغستان روانہ ہو گئی۔ پاکستانی دستے میں 10 تنساز، 5 آفیشلز اور 1 اسٹاف ممبر شامل ہے۔ پاکستانی تنساز 14 سے زائد کیٹیگریز میں اپنی مہارت دکھائیں گے۔ جی تو ناظرین، میں نے کراچی سے ہفتے بھر کی اہم خبریں آپ تک پہنچا دیں۔ اب یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک کے بعد لاہور سے مناہل آپ کو بتائیں گی خاص خبروں کی تفصیل۔ ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، اس وقت پورا ملک بارشوں اور سیلاب جیسی قدرتی آفات کا شکار ہے۔ غیر معمولی بارشوں بننے والے آبی ریلوں نے ملک بھر میں تباہی مچا دی ہے۔ گلگت سے کراچی تک پانی ہی پانی ہے۔ دریاؤں اور زمین کا فرق ختم ہو گیا ہے۔ اب تک 1200 سے زیادہ افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ 14 لاکھ گھر مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں۔ 3 کروڑ 30 لاکھ افراد بے گھر ہیں۔ سخت موسم کے باوجود لاکھوں افراد کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ کیمپوں میں مقیم متاثرین کا بھی کوئی پرسان حال نہیں۔ بنیادی سہولیات کا فقدان ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق 64 لاکھ متاثرین کو فوری امداد کی ضرورت ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اینکر پرسن وقار ملک، جو کہ حال ہی میں جنوبی پنجاب کا دورہ کر کے آئے ہیں۔ السلام علیکم وقار صاحب۔ بہت شکریہ۔ وقار صاحب، آپ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے جنوبی پنجاب کے متاثرہ اضلاع کا دورہ کیا، متاثرین کی حالت زار کیا ہیں؟ دیکھیے، متاثرین کی حالت زار یہ ہے کہ جو جنوبی پنجاب ہے، اور جنوبی پنجاب سے بھی آپ بالکل آگے ہیں سندھ میں چلے جائیں، اور سندھ کا بھی اس سائڈ والا حصہ جو ہے اس کو اندرون کہتے ہیں، اور پھر جو دوسری والی سائڈ ہے، جو جعفر آباد والی سائڈ ہے یا جل مکسی والی، یا جو دوسری والی سائڈ ہے ڈیرہ مراد جمالی، اور یہ تمام جو دوسری والی سائڈ آتی ہے، ہر کسی کی اپنی ڈائنامکس ہیں۔ جو سکیل ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ ابھی تک ہمیں یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ جو NGOs ہیں وہ بتا رہی ہیں، جو کہ ایکچولی کام کر رہی ہیں وہاں پہ بہت ڈیپ جا کے، بہت 30 40 کلومیٹر بوٹ پہ سفر کر کے وہ وہاں پہ جاتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی ان کی باتوں کو ہمیں ماننا پڑے گا کہ ان کا بیسیکلی کہنا یہ ہے کہ جو سکیل ہے تباہی کا اور متاثرین کا جو المیہ ہے بنیادی، اس کو ہم ابھی تک اس سکیل کو ہی نہیں جان پا رہے کہ وہ کتنا بڑا سکیل ہے۔ یعنی جو تو روڈ کے پہ ہیں یا جو ایکسیس پہ ہے وہاں تک تو ڈیفینیٹلی سمجھ آ رہا ہے کہ وہ حالت زار کیا ہے۔ جو جتنے میڈیکل کیمپس ہیں وہاں پہ اس وقت تو ہم عمومی طور پہ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ جو بہت بڑا سانحہ ہے، بہت بڑا المیہ ہے، وہ سیلاب ہے، لیکن جو سیلاب کے آفٹر افیکٹس ہیں کہیں بڑے ہیں۔ پہلا جو سطح ہے ڈیفینیٹلی سٹیٹس کے والے سے ہے کہ جب تک ہمیں معلوم ہی نہیں ہوگا کہ کس لیول کس سکیل کی تباہی ہے، تو اس سے اگلا سٹیپ ہم کیسے اٹھائیں گے۔ تو اور دوسری جو اس میں اہم ترین پوائنٹ ہے وہ ان کی جو حالت زار کے والے صاحب نے پوچھا ہے، وہ حالت زار جو ہے وہ بد سے بدتر ہونے جا رہی ہے جیسے وقت گزرے گا۔
बीमारियों की शक्ल में। अच्छा वकार साहब, इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं, इमदादी कार्रवाइयाँ कितनी तसल्ली बख्श हैं और मुतासरीन को फौरी तौर पर किन अशिया की ज़रूरत है? मेरे ख्याल है कि इमदादी कार्रवाइयों के हवाले से जो अगर हम तसल्ली बख्श के तो खैर लफ्ज़ कह ही नहीं सकते किसी सूरत में भी, क्योंकि हमने जिस तरह पहले गुफ्तगू की, जब पहले बात की कि जब तक हमें स्केल के नहीं आइडिया, अभी तक तो जो NGO सेक्टर है, जो प्राइवेट सेक्टर है, वो और गवर्नमेंट सेक्टर जो है उनके बयानात आपस में नहीं मिल रहे। ठीक है। वो बिल्कुल जो है वो सख्ती से ये कह रहे हैं, जो जितनी भी NGOs हैं, जो एक्चुअली मैं इसलिए उनकी बात को वेटेज देना चाह रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे काम कर रहे हैं बिल्कुल, और वो बिल्कुल वहाँ पहुंचे हुए हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं। तो वो जो है वो ये समझते हैं कि हुकूमत जो है वो उसके अंदर जो सेंसिटाइजेशन है वो उस सतह की नहीं है जिस सतह की ये तबाही है, जिस सतह की ये स्केल है। तो ये भी कहना कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो मुकम्मल हो चुका है कि नहीं, ये भी अभी मेरा ख्याल है कि हमें डाउट करना चाहिए। अच्छा वकार साहब, मौजूदा तबाही को देखते हुए मुतासरीन की बहाली हुकूमत के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा? ये तो चैलेंज तो बहुत बड़ा है, बट अगेन हमें ये नहीं समझ आता कि इसको इस तरह का जो बड़ा चैलेंज होता है उसको बहुत साइंटिफिक आपको लेना पड़ता है, आपको डाटा साइंसेस की मदद लेनी पड़ती है, आपको ऑफकोर्स जो पूरी जोग्राफी को देखते हुए, पूरी डायनामिक्स को देखते हुए, डेमोग्राफिक्स को देखते हुए बहुत ज़्यादा आपको साइंटिफिक अप्रोच के साथ, कोई सब्जेक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, उस तरीके से आपको ये अप्रोच करनी पड़ती है बहाली के लिए। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे अभी तक तो मुझे कोई ऐसी ऑब्जेक्टिविटी या ये साइंटिफिक अप्रोच गवर्नमेंट की सतह पे नहीं आई। इससे ज़्यादा मज़ाक खेज़ क्या बात होगी कि अगर एयरपोर्ट के पास, जहाँ पे भी एयरपोर्ट है, उसके पास एक झूठा सा एक रिलीफ सेंटर कायम कर दिया जाए और जो भी डिग्निटी या जो भी बड़ा आदमी आ रहा है उसको एयरपोर्ट से निकाल के वहाँ विजिट करवा दिया जाए, उस वक्त वहाँ पे सारा वो ड्रामा क्रिएट कर दिया जाए, वो जब वापस जाए तो उसके बाद ये ख़त्म कर दिया जाए। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या साइंटिफिक अप्रोच है और बहाली के हवाले से हुकूमत जो है वो किस हद तक सीरियस है। वकार साहब, सैलाब एक कुदरती आफत है, इसको हम रोक तो नहीं सकते, लेकिन जो इसके आप कह लें कि जो इसने तबाही मचाई हम उसको तो कम कर सकते थे। तो आपके ख्याल में क्या हमें ऐसे इकदाम लेने चाहिए कि आइंदा आने वाले सालों में हम थोड़ी सी इस तबाही को कम कर सकें? थोड़ी सी नहीं, हम मुकम्मल तबाही को कम कर सकते हैं। कैसे? इसमें थोड़ी सी नहीं, इसमें क्लाइमेट चेंज एक फैक्टर है, बट ह्यूमन फैक्टर इसमें बहुत ज़्यादा उसने नुमाया किरदार अदा किया है इस वक्त इस पूरी तबाही में। सैलाब जो है ये कोई ऐसा फिनोमेना नहीं है कि जो आज आया है या इससे पहले। आप किसी जियोलॉजिस्ट से पूछें जो रॉक्स का मुताला करते हैं, वो आपको पीछे वो तमाम रॉक्स के अंदर वो लेयर्स होती हैं जिस पे आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कितने सैलाब यहाँ पे। ऑफकोर्स पाकिस्तान 50% से ज़्यादा पहाड़ों पे मुश्तमिल है, बारिशें होती हैं और जब ज़्यादा बारिशें होती हैं तो डेफिनेटली सैलाब आता है। तो ये एक नेचुरल फिनोमेना है। क्लाइमेट चेंज ऑफ कोर्स उसकी वजह से बहुत ज़्यादा तबाही आ रही है, लेकिन उसके बाद ह्यूमन फैक्टर जो है उसको तो भी करें ना कि जो रिवर है उसके 200 फुट तक आप कोई तामीर नहीं कर सकते। ठीक है, ये तो बड़ी दूर की बात है, 200 फुट तो बड़ी दूर की बात है। हम तो रिवर के अंदर सारी तामीरात की हैं। हमने आबी गुजरगाहों में तजावुज़ात के ढेर लगा दिए हैं, हमने वहाँ पे क्रश मशीन और पता नहीं क्या क्या चल रहा है जो कोई सलमान से नीचे आती हैं। एक रिवर प्रोटेक्शन एक्ट मौजूद होने के बावजूद हमने उस पर नहीं किया। तो इस तरह बहुत सारा इसको हल इसका किया जा सकता है, इसमें नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका वकार साहब, आज आपने टाइम निकाला हमारे शो के लिए, थैंक यू। जी नाजरीन, सैलाब तो गुजर गया लेकिन तबाही की कई दास्तानें छोड़ गया है। सैलाब से दीगर शोबों के साथ सैकड़ों बुनियादी मरकज़े सेहत भी तबाह हो गए हैं। सेहत का बहरान भी सर पर मंडलाने लगा है। मुतासरा इलाकों में गंदे पानी से मक्खियों, मच्छरों और जरासीम की बहुतात है। मलेरिया, टाइफाइड, गैस्ट्रो, डायरिया, जिल्द और सांस की बीमारियां तेज़ी से फैल रही हैं। बच्चे और हामला ख़वातीन की बड़ी तादाद मुतासिर हो रही है। पीने का साफ पानी नहीं है। इसी से मुतल्लिक बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुंदस फाउंडेशन से डॉक्टर जुनैरा शकील, जो कि गुज़िश्ता दिनों में सैलाब ज़दा इलाकों में मेडिकल कैंप लगा कर आई हैं। अस्सलाम वालेकुम जुनैरा, बहुत शुक्रिया आपका टाइम निकालने के लिए हमारे शो के लिए। जुनैरा, सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि सैलाब ज़दा इलाकों में सबसे ज़्यादा आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? जब हमारी टीम वहाँ पर पहुँची तो हमने देखा कि हर तरफ पानी ही पानी है, लोगों के घर उजड़े हुए हैं, लोग सड़कों पर बैठे हुए हैं। तो हम लोगों के लिए ये बहुत एक मुश्किल मरहला था कि हम किस जगह पर अपना कैंप लगाएं, किस जगह पर हम इकट्ठे होकर और इन लोगों को इकट्ठा कर तो इनकी हम मदद कर सकें, इनकी मुश्किलात सुन सकें, इनकी जो भी अमराज हैं उनका जितना हमसे मुमकिन हद तक कोशिश हो सकती है इनका इलाज कर सकें। क्योंकि इन लोगों को
کچھ جس طرح لوگ تھے ان کو کشتیوں میں لے کر آنا پڑا تھا، کچھ لوگ پانی میں چل کر آ رہے تھے اپنے بچوں کو لے کر. تو صرف ہمارا وہاں پر جانا ہی ایک مسئلے کا حل نہیں تھا، وہاں کے پیریفریز کے لوگوں کو ایک جگہ اکٹھا کرنا یہ بھی ایک بہت بڑا مرحلہ تھا. زنیرہ یہ بتائیے گا کہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں خواتین کی بڑی تعداد موجود ہے، فیلڈ میں خواتین رضاکاروں کا نہ ہونا کتنا بڑا مسئلہ ہے؟ جی بالکل، جب میں وہاں پر کیمپ لگایا، ان خواتین سے بات کی تو مجھے اندازہ ہوا کہ کلچرل بیریئر ہونے کی وجہ سے وہ خواتین بہت ہچکچاتی ہیں مرد ڈاکٹر حضرات سے اپنے مسائل ڈسکس کرتے ہوئے. تو وہاں پر جس طرح میں گئی، میری ٹیم میں سے فیمیل پیرامیڈیکل سٹاف گئے، اس طرح باقی مزید آنے والے دنوں میں فیمیل پیرامیڈیکل سٹاف کی وہاں پر بہت ضرورت ہے، تاکہ ان کی جو بھی خواتین کے مسائل ہیں ان پر بڑی ڈیٹیل سے اور بڑی تفصیلاً ان سے بات ہو سکے، ان کا علاج ہو سکے. زنیرہ، ابھی آپ نے بتایا کہ آپ حال ہی میں سیلاب زدہ علاقوں میں میڈیکل کیمپ لگا کر آ رہی ہیں، تو یہ بتائیں کہ متاثرہ علاقوں میں خواتین اور بچوں کو کن مسائل کا سامنا ہے؟ جس طرح وہاں پر آپ کو معلوم ہے سیلاب آنے کی وجہ سے پانی وہاں پر رکا ہوا ہے، بدبودار پانی ہے وہاں پر، جانور اس میں مرے ہوئے ہیں، بچے اسی میں سے پانی پی رہے ہیں، جہاں سے زندہ جانور پانی پی رہے ہیں اسی میں نہا رہے ہیں، جہاں پر جانور نہا رہے ہیں. تو وہ گندا پانی استعمال کرنے کی وجہ سے ایک تو ان کو پیٹ کی بہت ساری بیماریاں، ان کو گیسٹرو کے بہت سارے مسائل ہیں، اور دوسرا سب سے بڑا مسئلہ ان کی سکن ڈیزیزز بہت ساری ہیں. ان کے سکن پر چھالے بہت زیادہ ہیں، پس سے بھرے ہوئے ہیں، ان کے باڈی کے پیچز بنے ہوئے ہیں پس کے، اس گندے پانی کے کھڑے ہونے کی وجہ سے. اور وہاں پر مزید یہ کہ مچھر ہونے کی وجہ سے ڈینگو اور ملیریا بہت پھیل رہا ہے. اور ایک اور بات جو مجھے وہاں جا کے ریئلائز ہوئی کہ اس پانی کے ساتھ اس پانی میں سانپ کی بہت زیادہ مقدار ہے. وہاں پر سنیک بائٹ کے بہت کیسز آئے. جو بوڑھی خواتین تھیں، بزرگ خواتین تھیں، ان میں بلڈ پریشر، شوگر کے بہت زیادہ کیسز دیکھے. اور جس طرح آپ جانتے ہیں کہ شوگر اور بلڈ پریشر کے جو مریض ہوتے ہیں ان کے لیے ایک مسلسل کنٹینیوس ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. ان کو ایک ہفتے کے کیمپ سے یا پھر کچھ ادویات، کچھ عرصے کی ادویات دینے سے ان کے مسائل حل نہیں ہوں گے. ان کو کنٹینیوس ایک تو فالو اپ کی ضرورت ہے، اور ان کو مزید ادویات کی مسلسل آگے بھی ضرورت رہے گی. زنیرہ، اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق متاثرہ علاقوں میں آئندہ ماہ 73,000 خواتین زچگی کے مرحلے میں ہوں گی. انہیں تربیت یافتہ ہیلتھ ورکرز، طبی امداد اور نو مولود کی بہتر نگہداشت کے لیے وسائل درکار ہوں گے. اس مسئلے سے کیسے نمٹا جائے؟ جی بالکل، جس طرح میں وہاں پر گئی ہوں، بہت ساری خواتین، حاملہ خواتین سے ملاقات ہوئی ہے میری. تو آئندہ آنے والے وقتوں میں ان کی ڈیلیوری کے لیے اور ان کی مزید کیئر کے لیے اور ان کے بچوں کے لیے بہت زیادہ ان کی کیئر کی ضرورت ہے. ہم یہ کر سکتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے میڈیکل سینٹرز یا اس طرح سے کنٹینیوس بیسس پر ہمیں لگانے چاہیے، ان کے لیے کیمپس لگانے چاہیے. میں نے کیسز دیکھے کہ انیمیا کے بہت زیادہ وہاں پر عورتیں تھیں کہ جن کو خون کی کمی تھی. تو انیمیا کے لیے ہمیں میڈیسنز کی وہاں پر کافی ضرورت ہے. اسی کے ساتھ میں بتانا چاہوں گی کہ مزید آنے والے وقتوں میں بھی سندرس فاؤنڈیشن کی یہ بھرپور کوشش رہے گی کہ وہاں سیلاب زدہ علاقوں میں جتنی متاثرہ خواتین ہیں، اسپیشلی جو حاملہ خواتین ہیں، ان کے لیے فیمیل میڈیکل سٹاف، ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل سٹاف وہاں پر پہنچے. ان کو جن ادویات کی ضرورت ہے وہ ان کو فراہم کی جائیں، اور جتنا ہم مزید ہو سکے گا ان خواتین کے لیے اور ان بچوں کے لیے اور باقی لوگوں کے لیے ہم لوگ اقدام آگے بھی مزید اٹھاتے رہیں گے اور ان کی مدد کرتے رہیں گے. بہت شکریہ آپ کا زنیرہ کہ آج آپ نے ہمارے شو کے لیے ٹائم نکالا. شکریہ. جی ناظرین، آپ کو بتائیں کہ پنجاب کے تھیٹر آرٹسٹ اور پروڈیوسر ایسوسی ایشن نے لاہور، گجرانوالہ، فیصل آباد سمیت صوبے بھر میں سیلاب متاثرین کے لیے امدادی کیمپس لگانے کا اعلان کر دیا. فنکاروں کا کہنا ہے کہ سیلاب زدگان کی مدد کرنے کے لیے پوری قوم کو متحد ہونا ہوگا. مزید تفصیلات میاں اصغر سلیمی سے. سیلاب زدگان کی مدد کے لیے سٹیج فنکار اور پروڈیوسر میدان میں آ گئے. سیاستدان بھی جو ہے نا وہ صرف اپنی سیاست کو چمکا رہے ہیں، خدا کی قسم ان کی مدد کوئی نہیں کر رہا. سٹیج فنکاروں کا کہنا ہے مصیبت میں گھرے بہن بھائیوں کی مل کر مدد کرنا ہوگی.
वसीला बन के हम उनकी मदद करें, जो हमारे पास है, जो हम दे सकते हैं, तो थोड़ा थोड़ा करके उनकी मदद करनी चाहिए। पंजाब थिएटर आर्टिस्ट प्रोड्यूसर एसोसिएशन के चेयरमैन कैसर सनाउल्लाह ने सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए पंजाब के 70 थिएटर्स में इमदादी कैंप लगाने का ऐलान किया है। जहाँ जहाँ इन शहरों में थिएटर हैं तो वहाँ के थिएटर ऑनर, प्रोड्यूसर और एक्टर मिल के फंड रेजिंग करेंगे। फनकारों ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों और मुखय्यर हजरात से दिल खोलकर अतियात जमा करवाने की अपील भी की है। मुल्क में बदतरीन सैलाबी सूरत हाल और रेलवे ट्रैक पानी में डूब जाने के बायस पंजाब से कराची आने के लिए ट्रेन ऑपरेशन ताहाल मुअत्तल है, जिसकी वजह से महकमे को करोड़ों रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से तकरीबन 1.5 हफ्ते से ज़ायद दौरानिए से मुसाफिर बजरिए ट्रेन कराची तक सफ़र से महरूम हैं। ट्रेन ऑपरेशन बहाल ना किए जाने के बायस मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है, जो टिकटें वापस करवाने के लिए रेलवे स्टेशन का रुख कर रहे हैं। दूसरी जानिब टिकट्स रिफंड होने की वजह से महकमा रेलवे को करोड़ों रुपए के नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। जी नाज़रीन, आखिर में आपको बताएं कि पंजाब काबीना ने 1 माह की तनख्वाह मुतासरीन सैलाब की मदद के लिए देने, जबकि वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही ने अपना हेलीकॉप्टर सैलाब मुतासरीन के लिए वक्फ करने का ऐलान किया है। इसके अलावा पंजाब हुकूमत ने सूबे के सैलाब मुतासरीन को रोजगार की बहाली के लिए कर्ज हसना देने का ऐलान किया है। जी नाजरीन, तो ये था इस हफ्ते का लाहौर का मुकम्मल अहवाल। मुझे दीजिए अब इजाजत। इस्लामाबाद से ज्वाइन करेंगी रज़िया खान, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। शामिल करते हैं पहली खबर। नेशनल फ्लड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन सेंटर में सैलाब की सूरत हाल पर पहला बाज़ाब्ता इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल, DG ISPR, चेयरमैन NDMA समेत दीगर हुकाम ने भी शिरकत की। इजलास के दौरान सैलाबी सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। एहसन इकबाल का कहना था कि मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से चैलेंजेस का सामना है। 14 जून से बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ और ज़्यादा दिनों तक चलता रहा। बारिशों और सैलाब के बाइस बदकिस्मती से बड़ी तबाही हुई। बारिशों और सैलाब से अब तक 3 करोड़ 30 लाख लोग मुतासिर हुए हैं। मुल्क में सैलाब की तबाहकारियां। नेशनल फ्लड रिस्पांस एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर में DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार और चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज ने मीडिया से बातचीत में रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में बताया। सैलाब से मुतासरा इलाकों में पाकिस्तान आर्मी के तमाम फॉर्मेशंस जहाँ जहाँ वो अपने AR में मौजूद हैं वो डिप्लॉयड हैं और तमाम सीनियर कमांडर्स अपने इलाकों में सैलाब से मुतासरीन की इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ अमल है। आर्मी ने सैलाब मुतासरीन के लिए 3 दिन का राशन जो कि तकरीबन 1685 टन जबकि 25,000 मील्स रेडी टू ईट और कसीर तादाद में 8 मैन और 4 मैन टेंट भी सैलाब से मुतासरा ख़ानदानों में तकसीम किए। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज ने कहा, महकमा मौसमियात के मुताबिक इस साल 20 से 25% ज़्यादा बारिशें होना थी। अंतहाई दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि 1265 लोगों की इस वक्त तक अमवात हो चुकी हैं, जिनमें से ज़्यादा तादाद बच्चों की है। इसी तरह से जो इंजर्ड लोग हैं उनकी तादाद 1200 से ज़्यादा हो गई है। डिसास्टर के लिए फर्स्ट फेज़ होता है रेस्क्यू एंड रिलीफ का, वो ना सिर्फ बर वक्त स्टार्ट हुआ बल्कि वो आज भी जब हम बात कर रहे हैं तो मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में ख़ास तौर पे सिंध और बलूचिस्तान जो सबसे ज़्यादा मुतासर सूबे हैं वहाँ पे आज भी जारी है। चेयरमैन नेशनल फ्लड रिस्पांस मेजर जनरल मोहम्मद जफर इकबाल ने कहा, मुखय्यर हजरात अतियात देने के लिए हमारे सेंटर से राब्ता करें। सैलाब से मुंसलिक एक और खबर। मुल्क भर में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। हलाक अफराद की मजमूई तादाद 1250 से तजावुज़ कर गई। मुल्क भर की तरह इस्लामाबाद में भी जज्बा खैर सगाली की बेशुमार मिसालें देखने को मिल रही हैं। सैलाब मुतासरीन के लिए इस्लामाबाद में पाक फौज और मुख्तलिफ इदारों की जानिब से इमदादी कैंप्स का इनकाद किया गया और अवामुन नास इन सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। इन कैंप्स का बुनियादी मकसद सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद इकट्ठी करना है। इस्लामाबाद के लोग किस तरह
जज्बा खैर सगाली के तहत इमदादी सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। सैलाब ने बहुत से घर उजाड़ डाले हैं, लाखों अफराद बेघर हो चुके हैं और बेशुमार अफराद मुश्किलात में गिरफ्तार हैं। इन मुतासरीन को परेशानियों से निजात दिलाने के लिए शहर इक़्तिदार के लोगों का जज्बा इसार काबिल तारीफ़ है। शाहराहों, चौकों, मराकज़ और मुख्तलिफ मकामात पर लोगों ने अपनी मदद आप के तहत इमदादी कैंप्स लगा लिए हैं। मेरी तमाम डोनर से गुजारिश है कि काइंडली जितना हो सके, जो हो सके, कैश हो सके, सामान हो सके, राशन हो सके, काइंडली डोनेट करें। किसी भी NGO को डोनेट करें, मगर करें। इसका मकसद अपने उन भाइयों को बचाना है जो इस वक्त पंजाब में, बलूचिस्तान में, सिंध में, कश्मीर में, GB में सैलाब का शिकार है। मुश्किल की इस घड़ी में सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए हर कोई सरगर्म दिखाई दे रहा है। महंगाई मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। अगस्त में महंगाई की शरह 27.3% रिकॉर्ड की गई। इदारा शुमारियात की जानिब से जारी करदा इदाद शुमार के मुताबिक आलू, टमाटर, सब्जियों, दालों, अंडों और दीगर अशियाए ज़रूरत की कीमतों में मज़ीद इजाफा हो गया। टमाटर 52.8%, दाल मूंग 15.2%, सब्जियां 13.44%, दाल माश 12.4% और दाल मसूर 11.7% महंगी हो गई। अगस्त में महंगाई की शरह में 2.4% इजाफा देखने में आया। शामिल करते हैं ये रिपोर्ट। मुल्क में महंगाई का 47 साला रिकॉर्ड टूट गया। महंगाई की शरह 27.3% की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक देहात में महंगाई की शरह 28.8% और शहरों में शरह 26.2% रही। अगस्त में महंगाई की शरह में 2.4% इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिस पर महंगाई के मारे शहरी